हेलो एवरीवन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक होमवर्क प्रॉब्लम है जो लास्ट लेक्चर में आपको दिया गया है। आपने उसको ट्राई किया होगा ना। उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये 4 ऑप्शन है, आपको राइट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना था। सो इट्स इज फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल। हेमिस्फेरिकल शेल फिगर में भी दिखाया गया है। अबाउट द एक्सिस शोन, इस एक्सिस के अबाउट निकलना है। सो बेसिक डेफिनेशन से जाएंगे इंटीग्रेशन करने से तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा। सो अपने को थ्योरम्स को यूज़ करना होता है। इस एक्सिस को निकालने इस एक्सिस को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से पहले आप लोगों को कुछ एक्सिस को देखना होगा। लेट्स से अगर हम ये एक्सिस बनाते हैं यहाँ पर, जो कि इसके डायमीटर से जा रहा है आधा स्फीयर के। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस तरह का एग्जाम्पल भी पिक किया था कि अगर ऊपर आधा स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, ऊपर हेमिस्फीयर है, अगर नीचे भी हेमिस्फीयर हम अगर ज्वाइन करते हैं तो एक पूरा स्फीयर बन जाता है। और अगर इसका मास एम है, रेडियस आर है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, लेट्स से इस पॉइंट का नाम ओ दे देते हैं तो इसको आई ओ बोलेंगे। आई ओ की वैल्यू आएगी 2/3 mr²। इसके फॉर्मेट में, फॉर्मूले के फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होता है। सो इस एक्सिस का वोट हमको पता होता है 2/3 mr² है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये भी आपको पता चल जाएगा और ये इसकी रेडियस के इक्वल हो जाएगा। फिर ये दोनों लाइन आपको पैरेलल नज़र आ रही है, तो क्या हम यहाँ दोनों पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं? तो अपने आपको पूछना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए कोई भी बॉडी होगी चलेगी, यानी स्फेरिकल 3 डायमेंशनल बॉडी है चलेगा। फिर क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए हमको कोई भी 2 लाइन्स पैरेलल चाहिए होती है, फिर इसके लिए पर्टिकुलर केस होता है। तो आपको याद आएगा कि हम इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते डायरेक्टली, बिकॉज कि पैरेलल एक्सिस के लिए जो लिखा जाता है उसमें सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस चाहिए होगी। तो सबसे पहले हमने को सेंटर ऑफ मास आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर होगा और फिर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। सो ये जो सेंटर ऑफ मास से जा रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आईसीएम पकड़ेंगे। हाँ, अब हम आईसीएम को यूज करके पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। सो व्हेनेवर वी अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वन एक्सिस मस्ट पास थ्रू दी सेंटर ऑफ मास। लेट्स से जो आपको पता करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई है। फिर आपको ये पता करना होगा कि ये डिस्टेंस कितनी होती है। तो ये वो डिस्टेंस है जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बताता है इन केस ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल। तो कभी ना कभी आपने इसकी वैल्यू निकाली थी, ये वैल्यू r/2 आती है। हेमिस्फेरिकल शेल का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो r/2 पर होता है उसके सेंटर पॉइंट से। तो ऊपर वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ऊपर वाला डिस्टेंस भी हमारे लिए r/2 हो जाएगा। बाय द वे ये बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो गया। नीचे वाला r/2 सेंटर ऑफ मास की लोकेशन से निकला, ऊपर वाला r/2 उसके काउंटर पार्ट से निकला। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों एक्सिस में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो जब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो अपने को मिलेगा I = ICM प्लस टोटल मास इंटू d²। और d की वैल्यू यही होगी। सो उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे लिए ये d जा रहा है तो d की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं। ये बन जाएगा r/2 का होल स्क्वायर। सो दैट इज गोइंग टू बी I वैल्यू। बट इसके लिए आपको ICM का जानना ज़रूरी है। अभी तक आपको ICM भी नहीं पता है, आपसे ICM भी पूछा जा सकता था। सो अब क्या कर सकते हो, आप इन दोनों एक्सिस के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। तो जब लास्ट 2 वालों को अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा I0 = ICM प्लस m इंटू d²। अब d के लिए ये काम करेगा r/2। बाय द वे ये भी r/2 है तो r/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को यूज़ करके हम I निकालना चाहेंगे। I0 हमको पता है। ICM आप देखोगे राइट हैंड साइड दोनों का एग्जैक्टली बराबर जा रहा है। सिंस राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आएगा। इसका मतलब I की जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू I0। एंड I0 कितना था वो हम लोगों ने ऑलरेडी लिख रखा है। सो दिस इज गोइंग टू बी 2/3 mr²। अंडरस्टूड? सो इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो इक्वल आएगा इस एक्सिस के अबाउट इन केस ऑफ शेल, हेमिस्फेरिकल शेल। अगर ये सॉलिड हेमिस्फीयर रहा होता तो फिर आप जानते हो कि ये 3r/8 होता है, तो फिर ये दूसरा हो जाएगा, फिर दोनों की वैल्यूज अलग अलग आएगी। तो किस तरह से सॉल्व करना है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2/3 का? दैट इज बी पार्ट विल बी द राइट ऑप्शन। ओके,
नो ये जो ऊपर एक्सिस दिखाया गया है इसको हम डिफरेंटली भी शो कर सकते थे। हम ऐसा शो कर सकते थे यहाँ पे डॉट बना करके इन सर्किल, इसका मतलब स्क्रीन के परपेंडिकुलर और टेंजेंशियली जा रहा है या फिर किसी एंगल पे जा रहा है। तो आप पाओगे कि यहाँ पर बहुत सारे इस पॉइंट पर जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर है उस पर बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। सारी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल ही रहेंगी और उन सारी टेंजेंट के सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही आने वाला है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है और उसके पैरेलल यहाँ पे लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं इस हेमिस्फेरिकल शेल केस में। सो अगर वो इस तरह से एक्सेस बनाता है तब भी आप वही आंसर देंगे, या फिर इस तरह से ड्रॉ करता है तब भी वही देंगे, या कोई भी टेंजेंट बनाता है जो कि उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर है जो कि हॉरिजॉन्टल जाएगी, तो आप ये आंसर दे सकते हो। सो एक इम्पोर्टेंट एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको सोल्यूशन समझ में आया दैट्स अ गुड थिंग। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म होलो कोन। कोन का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और एज अ फॉर्मूला एज अ रिजल्ट फ्यूचर के लिए याद रखेंगे। और मैं हॉलो कोन के लिए यहाँ पे प्रूफ करता, सॉलिड कोन के लिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बोलूँगा, उसको आप प्रूफ कर सकते हैं इन अ वेरी सिमिलर मैनर। ना ये जो आपके पास कोन दिया गया है इसके बारे में पता होगा कि इसका मास m है, m इसका मास दिया जा रहा है, r उसकी बेस रेडियस है, h उसकी हाइट है। इन टर्म्स में हम लोग बात करेंगे तो ये जो रेडियस है बेस की रेडियस वो r के बराबर हो जाएगी। ये इसका एंगल है, लेट्स एंगल को हम अल्फा एज्यूम कर लेते हैं और ये हॉलो है, दैट मीन्स इनसाइड देयर इज नो मटेरियल। और इस एक्सिस के वोट हम निकालना चाह रहे हैं। ये एक्सिस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से भी पास करती है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई करेगा। इसके पैरेलल बहुत सारी लाइंस के अबाउट भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो ये जानना अपने लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक एलिमेंट चूज करेंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गोइंग टू बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक कोई छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पकड़ने के बाद एलिमेंट कैसा लेंगे वो आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ इस तरह का रिंग कंसीडर कर सकते हैं। लेट्स से एक रिंग कंसीडर किए किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर। इस रिंग के मास को हम डीएम पकड़ेंगे और इसके लिए हम इस पॉइंट के से मेज़र करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि ये डिस्टेंस x है या y है या l है। अच्छा तो इसको l लिख सकते हो, इस लेंथ को हम लोग l लिख लेते हैं। ये टोटल l नहीं है, यहाँ से l है, l को हम वेरिएबल ले रहे हैं। और l डिस्टेंस के बाद आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है जिस एलिमेंट की लेंथ को या थिकनेस को आप dl बोल रहे हो। इसका अपना रेडियस होगा, उस रेडियस को हम स्मॉल r बोल सकते हैं। बड़ा वाला रेडियस कितना दिया है, कैपिटल R दिया गया। अच्छा अब आप चाहो तो इसको y के टर्म में भी लिख सकते हो, तो ये y है, dy के टर्म में वहाँ से भी जमेगा। हमने यहाँ पे l को वेरिएबल लिया है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा वो पकड़ते हैं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी आई की जगह पर लिखेंगे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये एक्सिस उस रिंग के लिए भी एक्सिस का काम करेगी और इसका वैल्यू आएगा मास इंटू आर स्क्वायर। अब अपने को डी एम आर को इंटीग्रेबल फॉर्म में लेके आना है और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना है। नाउ सिंस हम लोगों ने ये जो स्लैंट लेंथ उसके अलॉन्ग एलिमेंट लिया हुआ है, तो टोटल लेंथ अगर आप पकड़ोगे एल, लेट्स उसको भी लिख लेते हैं एल, एल इज द टोटल लेंथ दिस। तो अगर स्लैंट लेंथ टोटल एल है तो एल की वैल्यू को हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये आर है, ये एच है, तो हाइपोटेनस का काम कर रहा होगा। सो दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और यहाँ पे दो सिमिलर ट्रायंगल आपको मिलेंगे, एक ये बड़ा वाला एक ये छोटा वाला। दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी लो। जैसे कि अगर हम यूज़ करें साइन अल्फ़ा, सो साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी छोटे वाले ट्रायंगल के लिए इज इट गोइंग टू बी आर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, और बिगर के लिए इट्स गोइंग टू बी कैपिटल आर डिवाइड बाय एल। यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट ही है, सो यहाँ से आपको आर की वैल्यू पता चल जाएगी। आर इज गोइंग टू बी इक्वल टू कैपिटल आर बाई एल इंटू स्मॉल एल। स्मॉल एल को वेरिएबल लिया हुआ है, स्मॉल एल के टर्म में इंटीग्रेट कर लेंगे। एंड व्हाट एल्स वी कैन डू इज दिस की डीएम लिखना है अपने को। सो डीएम को कैसे लिखा जाएगा, टोटल मास बाई टोटल एरिया। एरिया कितना रहेगा, इसके लिए एरिया की बात करेंगे। तो कौन के लिए अपना एरिया होता है पाई आर इंटू एल, और इसका एरिया डिफरेंशियल रिंग का एरिया, सरफेस एरिया, दैट्स यू आर गोइंग टू राइट इट एज ट्वाइस पाई आर
इंटू डी एल। सो ये अपने लिए एरिया डीएम बन जाएगा। अब आप इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये टोटल मास को इंटीग्रेट कर रहा है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एंड डिवाइड बाई आर इंटू एल, देयर इज अ 2 एज वेल, और स्मॉल आर की जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं आर बाई एल इंटू एल डी एल। सो आर से आर डिसअपियर हो जाएगा, ये बनेगा ट्वाइस एम अपॉन एल स्क्वायर एल डी एल। ना इसको अब यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लीजिए, सारा कुछ डी एल के टर्म में आ गया, एल के टर्म में आ गया। डी एम के लिए प्लेस पे हम लिखेंगे ट्वाइस एम बाई एल स्क्वायर एल इंटू डी एल, और आर स्क्वायर के प्लेस पर लिखेंगे आर स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, एंड देन यू विल फाइंड कि इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। दिस इज गोइंग टू बी बेसिकली इक्वल टू ट्वाइस एम आर स्क्वायर डिवाइडेड एल रेज़्ड टू पावर 4, कैपिटल एल कांस्टेंट है, स्मॉल एल वेरिएबल है, एल क्यूब डी एल, एल क्यूब डी एल हो जाएगा। अच्छा, स्मॉल एल कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 0 से लेकर के कैपिटल एल तक चलेगा, तो उसको हम 0 से कैपिटल एल तक इंटीग्रेट कर देंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई एल रेज़्ड टू पावर 4 इंटू एल रेज़्ड टू पावर 4/4। After simplification, you will find it's going to be m r square by 2. So that is the moment of inertia of hollow cone. So you can remember that as a formula or as a result. Proof यहाँ पे कर दिया गया। So अगर आपके पास hollow cone है तो उसका moment of inertia उसकी axis के about m r square by 2 आता है। Now इसका formula similar आ रहा है जैसे डिस्क का आता है या फिर जैसे सिलेंडर का आता है। So उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? अगर आप रिलेट करने में इंटरेस्टेड हो, या फिर आपको ऐसा, अगर आप थिंकिंग करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर ये सिलेंडर रहा होता तो भी एम आर स्क्वायर बाई 2 आता है, और ये कोन बन गया तो फिर एम आर स्क्वायर बाई 2 कैसे हो गया? तो उसके पीछे वजह यह है कि अगर आपने सेम मास लिया दोनों का लिस्ट है ना, तो सेम मास के लिए अगर आपने सिलेंडर बनाना है तो सिलेंडर की हाइट छोटी रहेगी, तो फिर इसका एम आर स्क्वायर मिल करके एम आर स्क्वायर सारा एलिमेंट्स का मिल करके एम आर स्क्वायर बाई 2 बनेगा, और सेम मास के लिए थोड़ा सा और आगे तक जाता है, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो कम आएगा लेकिन ज़्यादा नंबर तक आएगा, तो वो भी एडअप करके एम आर स्क्वायर बाई 2 बना सकते हैं। सो अगर सेम मास का लेंगे तो फिर उनकी हाइट्स अलग अलग आएंगी, और फाइनली उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है वो बराबर आता है। ये बाय कोइंसिडेंस है। सो आप याद रखोगे कि हॉलो कोन के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। अब कोई एक्सिस अगर आपको यहाँ पे देता है तो आप ये डिस्टेंस निकालिए और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए, उसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। फाइन। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड कोन, इन केस ऑफ सॉलिड कंडीशन, लेट से इसका मास m है और रेडियस r है, तो इस एक्सिस के ओर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है आप सिमिलर टाइप से प्रूव कर सकते हो। एक एलिमेंट कंसीडर करके वो एलिमेंट डिस्क का काम करेगा, उसको एडअप करके इंटीग्रेट करके जनरल फाइंड कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है I इज इक्वल टू, that is 3/10 mr square. Now you can remember this, and if you have time you should prove it so that you get used to the this practice. So I is equal to 3/10 mr square, that's moment of inertia of solid cone which is uniform. Solid means having material inside as well. Okay.